ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया। हर पल आपके साथ। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज संसद में पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये बजट पेश किया और इसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हुई नजर आई। सबसे बड़ा जो हाईलाइट पॉइंट था वो था 12 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जिससे में ज्वाइन कर रहे हैं हमें। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार। सर शुरुआत तो यहीं से करेंगे सर। ये 12 लाख करोड़ रुपए ये छोटी रकम नहीं है। तो ये जो एक इंजेक्शन दिया है मोदी सरकार ने और खास तौर से इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, ये क्या इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर देगा? और मिडिल क्लास के लिए ये कितना बड़ा रिलीफ है? जी, बहुत बड़ा रिलीफ है और ये एक जरूरी भी था। कंजम्पशन में जरूर, अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, जिसका जिक्र सारे कॉरपोरेट्स कर रहे थे जो कि अर्बन एरिया में काम करते हैं, अर्बन मार्केट्स में काम करते हैं। और ये सरकार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि कंजम्पशन को बढ़ावा अगर ना मिले तो प्राइवेट कैपेक्स भी होने की संभावना, इंक्रीमेंटल प्राइवेट कैपेक्स की संभावना बहुत कम हो जाता है। अंडर द सर्कमस्टांसेस सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम लिया गया है और सही मायने में इसका उम्मीद भी नहीं था किसी को कि इतना बड़ा स्टेप लिया जाएगा। सर बाजार में आज सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स बहुत ज्यादा टूट गए। ऐसा क्यों? ये जो सरकार खुद की स्पेंडिंग करना चाहती थी, क्या उस लिहाज से वैसा आंकड़ा नहीं आया? स्पेसिफिकली मेरा जो इशारा है वो है कैपेक्स को लेकर। कैपेक्स के मोर्चे पे क्या सरकार का बजट इस बार पसंद नहीं आया बाजार को? देखिए, बहुत सारे स्पेकुलेशन, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन मार्केट में था कि डिफेंस, रेलवेज, पावर जैसे क्षेत्र को बहुत अच्छा एलोकेशन मिलेगा, पर सरकार की तरफ से स्पेसिफिकली कोई ऐलान नहीं किया गया इन सेक्टर्स के लिए, और वो एक डिसअपॉइंटमेंट बाजार के लिए आया। दूसरी बात यह है कि मैं ये मानता हूं कि कैपेक्स का जो प्लान है 11,21,000 करोड़, वो कम नहीं है। और पिछले साल 10,18,000 करोड़ का खर्च कैपेक्स में एक्सपेंडिचर हुआ था, उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा अमाउंट है। ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे मैं कहूंगा, ये डिफेंस और रेलवेज की जो स्टॉक्स, इनका समस्या ऑर्डर का नहीं है। इन सबके बहुत सारे ऑर्डर्स, प्रॉब्लम इनका एग्जीक्यूशन में है, प्रॉब्लम इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, प्रॉब्लम प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो इनको उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑर्डर बुक इनका भरा हुआ है और भी ऑर्डर मिलता रहेगा, क्योंकि पिछले साल से भी 10% ज्यादा कैपेक्स सरकार के तरफ से होगा, तो एलोकेशन तो जरूर मिलेगा, ऑर्डर्स इनको जरूर मिलेंगे। तो डिसअपॉइंटमेंट की कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं ना व्यूअर्स के, वो यही पूछ रहे हैं कि बजट बाजार के लिहाज से कैसा है सर? बाजार के लिहाज से मैं तो मानता हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कंजम्पशन को बढ़ावा देना, इकोनॉमी को सही ट्रैक पे लाना बहुत जरूरी था और वो किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे मेजर्स लिए गए हैं जो कि बाद में सामने सब आएंगे। जैसे इंश्योरेंस में 100% FDI का ऐलान किया गया है। ये एक बहुत पॉजिटिव, बहुत बड़ा मेजर है और ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट इकोनॉमी के लिए लाएगा। TDS और TCS में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं जो कि प्रोसेस को ईज करता है और आम आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए उनके हाथ में पैसा रहता है। क्योंकि आज TDS डिडक्ट होगा, आपने रिटर्न फाइल करके 1-1.5 साल बाद वो पैसा वापस आता, उसके जगह आपके पास वो TDS डिडक्शन ही नहीं होगा। सीनियर सिटीजन 1 लाख रुपया तक उनका इंटरेस्ट पे TDS नहीं होगा, 6 लाख रुपया तक रेंट पे TDS नहीं होगा। ये अच्छे मेजर्स है। TCS 7 लाख से 10, जो फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस है, फॉरेन एक्सपेंस जो है 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। ये सारे मेजर्स will help people to retain money in their hands, which again indirectly will help consumption. पर जब कंजम्पशन को बूस्ट करने वाला बजट है तो क्या ये इन्फ्लेशनरी बजट है? क्योंकि अब RBI पॉलिसी पे फोकस है। क्या RBI के सामने जो अब चुनौती खड़ी हो गई है वो ब्याज दरों को कट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए, RBI को ब्याज दर कट करना एक दूसरा समस्या है। यहाँ पे इन्फ्लेशन तो थोड़ा कंट्रोल में आया है और मैं ये मानता हूँ कि इंडिया का इन्फ्लेशन ज्यादातर सप्लाई साइड रिलेटेड इन्फ्लेशन है। जो सप्लाई के कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, डिमांड रिलेटेड ड्रिवन इन्फ्लेशन नहीं था, सप्लाई रिलेटेड इन्फ्लेशन था। और फूड ग्रेन प्राइसेस कम होने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है। प्रॉब्लम RBI के सामने दूसरा है, प्रॉब्लम है करेंसी डिप्रिसिएशन। जबरदस्त करेंसी डिप्रिसिएशन हुआ है और हो रहा है। डॉलर कंटिन्यूअसली स्ट्रांग हो रहा है। इस माहौल में रेट कट करना
एक बहुत ही सोच समझ के आरबीआई को कदम लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आरबीआई सोच समझ के ही कदम लेगी। और अगर आप ध्यान दें तो पिछले एक हफ्ता पहले आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाया है, 1.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी बढ़ाने का ऐलान किया है। वो एक बहुत ही सही मेजर था, और ऐसे लिक्विडिटी एनहांसिंग मेजर्स अगर आरबीआई की तरफ से बरकरार रहे तो रेट कट अगर ज्यादा ना भी हो तो भी इकोनॉमी में मोमेंटम वापस आ सकता है। रेट कट मैं मानूंगा कि एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा। रेट कट अगर हुआ उसका ट्रांसमिशन में बहुत टाइम लगता है, पर एक सिंबॉलिक जेस्चर जरूर है। और अगर रेट कट आरबीआई ने किया तो मार्केट में एक बार इनिशियली मोमेंटम जरूर आएगा। ऐसा लगा है इस बजट में कि एक तो ये मिडिल क्लास को बहुत अच्छी रिलीफ मिल गई टैक्सेशन के फ्रंट पे, और दूसरा था कृषि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाला बजट सामने निकल के आया। तो सर ये ग्रामीण सेक्टर पर, अच्छा फिर इसको फिर से कंजम्पशन से जोड़ के देख लें, क्योंकि ग्रामीण सेक्टर में अगर सबके हाथ में अगर पैसा आया तो स्पेंडिंग में वहां से भी बढ़ती हुई नजर आएगी। एक तो आप ये एग्री फोकस बजट आप इसे समझते हो, और क्या इसका असर भी कंजम्पशन पे पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल आएगा। एग्री में आपने बिल्कुल सही कहा, एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और सही मायने में अगर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी जो एवेन्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है उस पर फोकस किया गया है। फूड प्रोसेसिंग हो, लेदर इंडस्ट्री हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, जहां पे भी सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अपॉर्चुनिटी है वहां पे फोकस किया गया है। रूरल सेक्टर पे फोकस किया गया है, और ये अच्छी बात है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये रूरल इंडिया में इनकम अगर हो ज्यादा होता है तो कंजम्पशन को वो भी हेल्प करेगा, और ओवरऑल कंजम्पशन हेल्प बढ़ेगा तो प्राइवेट केपेक्स भी आएगा। तो एक अच्छा वर्चुअस इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है इसके जरिए। अच्छा, अगर इस बजट को देखते हुए अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप क्या रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में अब? देखिए, मैं तो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स देने की सलाह दे रहा था निवेशक को, और मेरा वो सलाह अभी भी रहेगा। हालांकि आज वो सारे स्टॉक्स दौड़ रहे हैं, पर अभी भी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगा कि सीमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ध्यान जरूर देना चाहिए, कि थोड़ा पिटा हुआ सेक्टर था, बहुत ज्यादा फोकस नहीं था, पर सीमेंट में भी बहुत अच्छा डिमांड आने की संभावना है। वैसे भी सीजन अच्छा है, सीमेंट डिमांड का सीजन आ गया है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो कंपनीज हैं उनके बहुत इंप्रूव कर गए हैं, तो ओवरऑल सीमेंट पे ध्यान दिया जा सकता है। तीसरा एक सेक्टर जो बजट के साथ रिलेटेड शायद डायरेक्टली नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा Q3 के नतीजे, वो है केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल। मुझे लगता है कि करीब 1.5-2 साल पिटा हुआ सेक्टर था, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी, पर अब ये सेक्टर में मोमेंटम वापस आ रहा है और ग्रीन शूट्स विजिबल है। टर्न अराउंड जैसा स्थिति आ गया है, और वैल्यूएशन के लिहाज पे बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन पे ये सेक्टर्स के सारे स्टॉक्स हैं। अच्छा, बैंकिंग और फाइनेंशियल के लिए ये बजट कैसा है, और जो आरबीआई पॉलिसी आने वाली है उसका असर क्या देखने को मिल सकता है सर बैंक्स और एनबीएफसीज पर? बैंक्स और एनबीएफसी पे मेरा फोकस है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सेक्टर है, पर्टिकुलरली क्योंकि ब्याज दरें कम होंगे। अब अभी होते हैं या बाद में होते हैं, ब्याज दर तो जरूर कम होंगे, और ब्याज दर जब कम होता है तो बीएफएसआई, पर्टिकुलरली एफिशिएंट बीएफएसआई कंपनीज को बेनिफिट मिलता है, और मुझे लगता है कि बेनिफिट जरूर मिलेगा। कुछ कंपनीज यहाँ पे बीएफएसआई सेक्टर के ऐसे हैं जो कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में नहीं है, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आया है। अब दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई की बात करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है उन्होंने। बजाज फाइनेंस की बात करें, एनबीएफसी क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है। तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के लिहाज पे भी इस सेक्टर पे ध्यान दिया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा पीएसयू बैंक्स, वहां पे भी एक दो बैंक जिनके नतीजे ठीक ठाक नहीं आए, उनको छोड़ के बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनके वैल्यूएशन के लिहाज पे अगर आप थोड़ा लंबा देख रहे हैं तो वहां पे ध्यान जरूर दिया जा सकता है। सर अभी ना निवेशक थोड़े घबरा गए हैं पीछे की गिरावट देख के, उनको आप क्या कहेंगे कि अब ये सही समय आ गया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का? क्योंकि बजट तो एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसको हम क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ट्रैक कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस। तो अभी क्या सही समय आ गया है कि धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बनाया जाए, या फिर एक करेक्शन अभी और ड्यू है? देखिए, मार्केट वोलेटाइल रहेगा, और हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट अगला 3 महीना भी वोलेटाइल रहेगा। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं मार्केट में तो वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, अगर आप लंबी अवधि के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो अच्छा समय है। बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और ये करेक्शन का अपॉर्चुनिटी लेके आप खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए, मार्केट में परफेक्ट टाइम प्रिडिक्ट करना किसी के बस का नहीं है, पर आपको थोड़ा थोड़ा करके अपना जो शेयर आपने चुना है वो लेना चाहिए। हमारी सलाह तो यही होगी कि इंडेक्स लेवल पे फोकस मत कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, और वो करना शुरू करिए।
नहीं तो फिर तो आप अपने टॉप 5 स्टॉक्स बता दो। मैंने सेक्टर्स और थीम्स आपसे पूछती थी, अब मैं पूछता हूँ कि टॉप 5 स्टॉक्स सुदीप जी के क्या हैं। तो इस बजट को ध्यान में रखते हुए बताना सब प्लीज कि ये टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं। उनको हम पहले ही डिस्क्लेमर आपकी तरफ से दे देते हैं, ये सुदीप जी की पर्सनल राय है और किसी भी तरीके के निवेश से पहले आप अपने भी वित्त सलाहकार से कंसल्ट कर लीजिए और धीरे धीरे करके लीजिएगा। लपक के कुछ मत खरीदिए ऐसी मार्केट में। अगर सस्ता मिले तो सस्ता ही उठाएंगे, लेकिन सिस्टमैटिकली करिए। ये लार्सन टुब्रो मेरा फेवरेट है, बहुत दिन से फेवरेट रहा है, अभी भी फेवरेट है। वहां पे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आ रहा है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत अच्छा हुआ है। 50% ऑर्डर इंटरनेशनल आ रहा है, 42% ऑर्डर बुक इंटरनेशनल है लार्सन टुब्रो। दूसरा स्टॉक रिलायंस, यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत अच्छी संभावना है और जो कंजम्पशन रिलेटेड बूस्ट मिला है उससे इनके रिटेल बिजनेस, इनके टेलीकॉम बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा, ये लगता है मुझे। तीसरा स्टॉक मैं HUL का जिक्र करूंगा, कंजम्पशन क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लेयर है, अर्बन रूरल दोनों क्षेत्र में इक्वली स्प्रेड है, तो HUL में जरूर ध्यान दिया जा सकता है। मैं सारे लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, इसका एक कारण है, मैं उसको भी बताता हूँ। चौथा स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट, बेहतरीन परफॉर्मेंस, Q3 का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस, डिमांड इतना कुछ खास नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव किया है, कॉस्ट बहुत रिडक्शन किया है, और आने वाले दिनों में जब डिमांड बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव करेगा। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, 171 मिलियन टन का कैपेसिटी है, और भी कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इंडिया सीमेंट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है, हाइडेलबर्ग सीमेंट लेने की बात हो रही है, तो ये इस पे भी ध्यान दिया जा सकता है। और लास्ट में मैं करूंगा LIC का जिक्र। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का दिग्गज प्लेयर है और इंश्योरेंस के सारे जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा LIC को मिलेगा। एक रिफॉर्म जिसका जिक्र मैं शायद पहले भी कर चुका हूं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बना के बेच पाएंगे, उसका बहुत बड़ा फायदा LIC को मिलेगा, क्योंकि जब ये एक्चुअली इंप्लीमेंट हो जाएगा तो LIC बहुत जल्द सबसे बड़ा जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर भी देश का बन जाएगा, कंसीडरिंग इट्स नेटवर्क, कंसीडरिंग इट्स चैनल स्ट्रेंथ। तो LIC पे भी ध्यान देना चाहिए। तो 5 स्टॉक्स आपके हो गए हैं, लार्सन, रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, अल्ट्राटेक और LIC। अब क्यों ये लार्ज कैप सर, सिर्फ लार्ज कैप से क्यों? देखिए, स्मॉल कैप पे भी, मिड कैप, स्मॉल कैप पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, पर अभी भी हमको लगता है कि लार्ज कैप में वैल्यूएशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन रहा है, क्योंकि कंपैरेटिवली वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लार्ज कैप में ही है, और मार्केट क्योंकि बहुत वोलेटाइल रहेगा, लार्ज कैप के रहना नॉन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सही है, ये मैं मानता हूँ। सर ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ मूड तो नहीं खराब कर देंगे? आज सिर्फ हम ही खुले हुए हैं और हम बिल्कुल सपाट हैं। हम बजट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब सोमवार को खुलेंगे तो एशियन मार्केट सब खुल जाएंगे, अमेरिकन मार्केट भी उसके बाद रात को रिएक्ट करेंगे। ये जो टैरिफ लगाने की बात करती है अभी, ये देखिए ऑलमोस्ट फैक्टर इन है या फिर कुछ बहुत झटका देखिए लगेगा? कुछ भी फैक्टर्ड इन नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो अनाउंसमेंट्स आते हैं, जो उनकी तरफ से ऐलान आते हैं, वो नए नए ऐलान आते रहते हैं, और वो उस पे तभी रिएक्ट करना होगा। मैं आपको उसका प्लानिंग करके शायद नहीं चल सकते हैं, तो वो तो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आ, जो भी होगा, इंडिया का एक ग्रोथ मोमेंटम वापस आना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल इश्यूज तो रहेंगे, पर इंटरनली डोमेस्टिक इकोनॉमी में ग्रोथ मोमेंटम आना जरूरी है, और सरकार की तरफ से उसको नजर में रखते हुए स्टेप्स लिए गए। आगे देखना पड़ेगा कैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट बिहेव करता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कैसे टैरिफ के बारे में बात करते हैं, ऐलान करते हैं, उस पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, जाते जाते सर एक बार, वैसे आप इंडेक्स में लेवल्स बताते नहीं हो, लेकिन प्लीज आप ये बता दो कि बजट का स्टॉक मार्केट पे जो इम्पैक्ट है उसमें एक रेंज क्या बैठेगी मार्केट की इस फिस्कल के लिए? अभी तो आप डाउन ट्रेंड पे ही हो, ये तो सबको पता ही है, और डाउन साइकिल में भी अर्निंग्स भी कुछ अच्छी आई नहीं। तो अगर खरीदना होगा तो इस रेंज में खरीदते चलें, या फिर कोई एकदम से बूस्टर शॉट मिल गया बजट में कि स्टॉक मार्केट धर धर करके भग जाएगी? नहीं जी, ऐसा कोई बूस्टर शॉट तो मिलने की उम्मीद नहीं भी था। जितना बूस्टर दे सकते थे उन्होंने दिया है, पर मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगा, इंक्लूडिंग जो इवेंट्स के आप जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल जो टैरिफ वार, बाकी सारे जो इश्यूज है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, उस पे मार्केट का ध्यान रहेगा। अभी भी 15 दिन रिजल्ट सीजन का बाकी है, रिजल्ट पे ध्यान रहेगा, RBI जो क्रेडिट पॉलिसी पे ध्यान रहेगा, ग्लोबल इवेंट फ्लो पे ध्यान रहेगा, तो मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, और ऐसा कुछ बहुत बड़ा मार्केट में अप मूव हम नहीं देख रहे हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं देख रहे हैं, मार्केट एक रेंज में काम करेगा और वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना सही होगा निवेशक के लिए। सुदीप जी बहुत शुक्रिया इस तक को अपना समय देने के लिए।